बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न की तरफ से इंतखाबात 2021 के सिलसिले में तरतीब दिए गए खुसूसी प्रोग्राम हल्का आपका के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है, ये बराह रास्त प्रोग्राम होता है जिसमें हमारी कोशिश है कि हम आज़ाद कश्मीर के तमाम इंतखाबी हल्का जात से यके बाद दीगरे आपको मुतारिफ़ करवाते रहें, आपको बताते रहें कि यहाँ उम्मीदवारों की क्या सूरत हाल है, नुमायाँ पार्टीज़ कौन कौन सी हैं जो इंतखाबी मार्के में शामिल हैं। हल्के की तरफ मैं बाद में आऊँगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे आज के शरीक गुफ्तगू मेहमान कौन हैं। हस्ब मामूल हमारे साथ एक तज्ज़ियाकार मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करने के लिए भी एक मेहमान मौजूद हैं। फ़रहत मीर साहब, आपका तारुफ़ करवाती हूँ। आप मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू व कश्मीर के। शुक्रिया सर, आपने ग्रेस किया, हमारे स्टूडियोज़ को वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मेहमान जावेद हाशमी साहब हैं। जावेद हाशमी साहब से भी आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वो मीरपुर डिवीज़न के तमाम तज्ज़ियों में हमारे साथ शामिल रहे हैं। हाशमी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आपको भी सर हम खुशामदीद कहते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके बाद हम नाजरीन अपने हलके की तरफ आएंगे। ये मीरपुर डिवीज़न का आखिरी हलका है। मीरपुर डिवीज़न के 13 हलके हैं जो हम आखिर पे समअप भी करेंगे। ये हलका LA 13 कोटली 6 खुईरट्टा है। LA 13 कोटली 6 खुईरट्टा। यहाँ पे कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 96,215 है। मर्द वोटर्स की तादाद 52,952 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 43,263 है। 2016 के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस 182 और पोलिंग बूथ 255 थे। आपको मालूम है इस मरतबा 10% पोलिंग स्टेशंस का इजाफा होगा। यहाँ से इंतखाबी मार्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद वलीद मतलूब इनकलाबी शामिल हैं। उनका मुकाबला करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज अहमद खान। एक और नुमायां उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंसर अब्दाली हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार और दीगर सियासी जमातों से लोग यहाँ इस हल्के में कागज़ात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। अब हम अपने रेगुलर प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। पहला सवाल हाशमी साहब आपसे करूँगी कि हल्के का तारुफ अगर आप करवा दें, कौन कौन सी जोग्राफियाई जगह इसमें शामिल हैं, खदोखाल क्या हैं, हुदूद अरबा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। LA 13 खुईरट्टा कोटली 6 का ये कोटली डिस्ट्रिक्ट का आखिरी हल्का है। खुईरट्टा का जो इलाका है ये वादी बना के नाम से मशहूर है। वादी बना जो है ये कोटली से 17 किलोमीटर दूर वाक़ है। खुईरट्टा से पहले ये ढूंगी एक मकाम आता है, अंदा के मकाम से शुरू होती है और ये जम्मू तक जाती है। बहुत ज़रखेज़ इलाका है और ज़री एतबार से जो है ना मकामी ज़रूरत का गला यहाँ ही पैदा होता है। 47 से पहले और अब तक ये सूरत है इसकी। मौसमी एतबार से भी जो है ना ये बहुत बेहतरीन इलाका है, मुतदल इलाका है और बहुत सारी फसलें इस इलाके में काश्त की जाती हैं। गंदम और मकई के अलावा भी सब्जियाँ काश्त की जाती हैं। इस हल्के की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, ये किला किरजाई एक बहुत मशहूर जगह है इस इलाके में। और किला किरजाई के अलावा शहर के अंदर खुईरट्टा शहर का मायतोती दरबार एक मजहबी मकाम है। हज़ारों अक़ीदतमंद जो है ज़ायरीन वहाँ आते हैं, जो सियाती मरकज़ भी बन चुका है। खुईरट्टा के अंदर जो है वो तारीख़ी एतबार से तारीख़ आज़ादी कश्मीर में इस इलाके का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। मुल्की रियासती मईशत में इस इलाके का बहुत किरदार है। बहुत सारे लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं, बहुत सारे लोग सर्विसेज में हैं और ये तालीमी एतबार से आज़ाद कश्मीर का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इलाका है, जिसमें डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो इस इलाके से है। अच्छा। कोटली डिस्ट्रिक्ट की जो मेडिकल कॉलेजों में मुख्तस सीटें हैं उसमें 70% जो है हर साल जब से ये सीटें मुख्तस हुई हैं 70% खुईरट्टा के लोग जो है ना जाते हैं और वो डॉक्टर बनकर जो सर्विस कर रहे हैं, अंदरून और बैरून मुल्क भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो जोग्राफियाई तौर पर जो है वो LOC पर वाक़ है ये इलाका, इसका बड़ा हिस्सा। अपेरेंटली ये मीरपुर डिवीज़न का सबसे पढ़ा लिखा हल्का है, बड़ा हल्का है और ये LOC पर सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा वाक़ है। अच्छा। जो एक तरफ से चुड़ई और दूसरी तरफ से नक्याल से मिलता है और LOC का ज़्यादा हिस्सा जो है वो आबादी जो है ना वो डायरेक्ट जो है इंडियन निशाने पर इस इलाके की मुतासर भी हुआ है। बहुत अरसा तवील अरसा जो है ये जंजौड़ बहादुर से लेकर जो है ये अंदरला करेड़ा ठंडी कस्सी तक और ये वाक़या है और ज़्यादातर जो है पसमानदगी उस इलाके में LOC के करीब तरीन इलाकों में मौजूद है, लेकिन बाकी इलाके जो हैं वो बेहतरीन सूरत के हैं। ठीक।
सर आपकी तरफ आती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं। हालांकि ज़ाहिर है कि आजकल तो आपकी मसरूफियात दो चंद हैं, इसके बावजूद आप लोग हमारे स्टूडियोज़ में आते हैं और वक्त निकालते हैं, आपका शुक्रिया। ये जो जिन लोगों ने कागज़ात नामजदगी जमा करवाए हैं, अब इनके ख़िलाफ़ जो अपीलें थीं, अपीलों की समाअत वगैरह हो रही है, अभी रहती है, कहाँ तक पहुँचे हैं हम? जी, अपीलें दो दिन से समाअत हो रही हैं। ठीक। और आज अपीलें समाअत हो चुकी हैं। कल और परसों 2 दिन, यानी 30 और 1 को हमारी उनके जो अपीलें सुनी हैं उनके डिसीजंस हो जाएंगे। और अच्छा। ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद फिर अगला मरहला हमारा जो हमारी पोलिंग स्कीम्स का है वो उसके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के पास, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के पास अपीलें होंगी। और उसके बाद 3 तारीख तक अपीलें दोबारा कमीशन के पास आ जाएंगी। और 3 को वो भी अपीलें डिस्पोज होके 5 को हतमी पोलिंग स्कीम का मरहला जो डिस्प्ले हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हमारा ये काम तकरीबन पोलिंग स्कीम्स 5 तक आएंगी। सर एक और हमारा प्रोग्राम क्योंकि लोग माशाल्लाह बड़ी तादाद में देख रहे हैं और हमें फेसबुक के ज़रिए अपने कमेंट्स से भी आगाह करते हैं, इनबॉक्स भी करते हैं, लोगों का मुसलसल ये सवाल होता है कि अभी भी जैसे हम किसी हलकों में सुनते हैं कि पार्टीज़ ने टिकट तब्दील कर दिए हैं या उम्मीदवार जिस पार्टी की तवक्को थी कि उस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है उसके बजाय कहीं और से लड़ रहा है, ये पॉसिबल है अभी तक? नहीं, ये तो प्रोसेस अभी जारी रहेगा जब तक कि वो निशानात के लिए अप्लाई नहीं करते। निशानात के लिए अप्लाई करने के लिए उनको पार्टी का टिकट भी चाहिए और उसके बाद अपनी पार्टी एफिलिएशन के लिए भी अपनी वहाँ पे ज़ाहिर करेंगे। एक दफ़ा उनको पार्टी का टिकट मिल गया, पार्टी का सिंबल जो है, जो तो ऑलरेडी जो पार्टियाँ हैं उनके पास अपने अपने सिंबल्स, जैसे मुस्लिम कांग्रेस का घोड़ा है, तीर जो है वो पीपल्स पार्टी के, ये उनके ट्रेडिशनली चल रहे हैं। दुरुस्त, कुछ जो मशहूर हैं, शेर जैसे जी शेर है। और इसी तरह बाकी जो लोग होंगे इंडिपेंडेंट होंगे उनको भी नंबर अपना सिंबल अलाट हो जाएंगे। सिंबल अलाट होने के वक्त ये तयन हो जाएगा कि कौन किस पार्टी से और किस एफिलिएशन के साथ इलेक्शन लड़ रहा है। ठीक, तो जो पार्टीज़ की फहरिस्तें हमने सोशल मीडिया और अखबारात में देखी उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफिशियल पोजीशन तब वाजे होगी जब वो टिकट लेकर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। जी, वो रिटर्निंग अफसर के पास जमा करके सिंबल के लिए अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक। निशानात के लिए अप्लाई करेंगे, उस वक्त तयन हो जाएगा कि कौन किसकी पार्टी का कौन सा टिकट लेके जा रहा है। तो यानी ये कि उम्मीदवार भी अभी बदले जा सकते हैं और पार्टीज भी अभी बदले जा सकती हैं। ये प्रोसेस नए उम्मीदवार भी आ सकते हैं अभी सर? नहीं, अब तो जो नामजदगी जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो चुके हैं, अब तो उन्हीं में हेर अदल बदल हो सकता है, नए उम्मीदवार अब नहीं दाखिल हो सकते। चलें, बिल्कुल ठीक, आपका बहुत शुक्रिया। असल में लोगों के क्योंकि सवालात होते हैं तो हम फिर उनकी मालूमात के लिए ये बिल्कुल आपके इसका बड़ी मकसदी तो यही है कि लोगों को मालूमात भी हों, लोगों को एजुकेट भी करें आप, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन स्पेशली आपको आपकी तो इस मामले में खुसूसी दिलचस्पी भी है, लोग बहुत हमारा ट्रिब्यूट पे और अप्रिशिएट करते हैं कि इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर टेलीविजन जो है वो मुसलसल इसको हमारी कैंपेन को और लोगों को अवेयरनेस के लिए पूरी तरह जो है वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है। चलिए, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आऊँगी जावेद हाशमी साहब, जैसा कि आपके ज़ाहिर इल्म में है, मतलूब इनकलाबी साहब इस हल्के से ट्रेडिशनली इलेक्शंस लड़ा करते थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी तो वफ़ात हो गई। इसी तरह राजा निसार साहब थे, अब उन दोनों के बच्चे हैं। और भी कोई नुमाया शख्सियात होंगी जिनके बारे में आप बात करना चाहते होंगे, क्योंकि अगर इतना पढ़ा लिखा हल्का है तो यकीनन यहाँ पे तारीखी तौर पर कोई बड़ी बड़ी शख्सियात भी हुई होंगी। शख्सियात से पहले थोड़ा सा जोग्राफिया रह गया था इस हल्के का, वो थोड़ा सा मैं मजीद बता दूँ आपको कि 47 से पहले, तकसीम से पहले ये ट्रेड रूट होता था, जो राजौरी और जम्मू से जो ट्रेड होती थी, पुंछ के साथ वो बरस्ता खुरेटा होती थी। सेरी एक मकाम है, वहाँ से खुरेटा, और खुरेटा से फिर कोटली, और कोटली से फिर सेड़ा का मकाम से दरिया पुंछ के साथ साथ मेडरी एक इलाका है, वहाँ से पुंछ में दाखिल होते थे। इस इलाके में जो है एक, जैसे पहले बताया कि ये किला किरजाई की बहुत मशहूर जगह है, और एक सबसे जो खुरेटा की जो सबसे मशहूर चीज़ है वो मेला बैसाखी है, जो सदियों से खुरेटा में एक सकाफती मेले के तौर पर मुनक़द हो रहा है। 47 से पहले का, 47 से पहले मतलब कई 100 साल उसको हो चुके हैं। वो चूँकि सिख आबादी इस इलाके में रही है, तो हर साल जो है ना 21 अप्रैल को जो कम बैसाख जब होता है तो वो 3 या 4 दिन का एक मेला लगता था, अब भी लगता है। दरमियान में कुछ अच्छा बंद रहा LOC की सूरत की वजह से, लेकिन वो सकाफती जो सरगर्मी है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग, इस पूरे डिवीजन में सकाफती सरगर्मियां हमने पूरे पाकिस्तान से लोग, एक मेला होता है जो स्पोर्ट्स वगैरह का सारा, जी बिल्कुल, तो जिसमें जो है ना मेला मवेशियाँ भी होता है साथ, और हर तरह के मसनूआत की नुमाइश होती है। वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, पाकिस्तान से जो लोग हैं बड़ी तादाद में इसमें शिरकत करते हैं। तो इस इलाके में तारीख़ आज़ादी कश्मीर से भी बहुत बुनियादी इस इलाके के लोगों का किरदार रहा है।
जो 47 में भी तहरीक चली उसमें भी, और उसके बाद भी जो 80s में तहरीक चली उसमें भी इस इलाके से तलकने वाले बहुत सारे लोग जो है ना वो तहरीक में शहीद भी हुए हैं, वो शामिल भी रहे हैं। पुराने लोगों में जो है ना वो मोहम्मदीन जंगी साहब जो है ना एक बड़ी पुरानी शख्सियत गुजरी हैं, और एक चौधरी ताज साहब किरजाई वाले, वो जिंदा है अभी तक। जंगी साहब फौत हो चुके हैं, लेकिन चौधरी ताज साहब की उम्र 100 साल से ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, वो आजकल गोशा नशीन है, लेकिन इस इलाके से जो है ना वो तहरीक आज़ादी कश्मीर में शामिल होने, चाहे कायदे बिल्ला चौधरी गुलाम अब्बास के साथियों में शुमार होते थे वो, तो उनका बड़ा नाम है और बड़ा किरदार है। दीगर नुमाया शख्सियात में जो लोग शामिल हैं उनमें ब्यूरोक्रेसी में बेशुमार लोग हैं इस इलाके से। अब कुछ आज़ाद सर्विस भी हैं, और समाजी शख्सियात पर तो आज़ाद कश्मीर एक बरतानिया में मुकीम रहता है। रहे हैं कि इस इलाके की बड़ी शख्सियत थे जो बरतानिया में कारोबार करते थे। सरदार अजीज़ साहब फौत हो चुके हैं, अब उनके नाम पर एक अजीज़ वेलफेयर ट्रस्ट बना हुआ है खुरेटा में जो समाजी काम कर रहा है, जिस पर उन्होंने एक अस्पताल बनाया है, बिल्डिंग बनाई है अस्पताल के लिए, एक पुल बनाया है नाला बांध पर, और एक सड़क बनाई है, और वहाँ जो तालीमी ज़रूरियात हैं उसके लिए भी लोगों की ज़ाती हसीयत में भी वो मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चियों की शादियों में भी लोगों की बहुत सारी समाजी तौर पर उनका बहुत बड़ा नाम है, अभी उनका जारी है। सरदार अजीज़ साहब जो हैं वो एक वक्त में बरतानिया में सबसे बड़े टैक्स पेयर रहे हैं। ये बड़े एजाज़ की बात है कि खुरेटा जैसे इलाके का एक बंदा बरतानिया में जाकर कारोबार किया, जिसकी इतनी तालीम भी नहीं थी और कितना तजर्बा भी नहीं था, इतना एक्सपोजर भी नहीं था, लेकिन वहाँ जाकर बड़े एजाज़ की बात है कि उनका कारोबार पूरी दुनिया तक वो फैला, और बरतानिया में मतलब बरतानवी हुकूमत की जानिब से उनको उनके इस टैक्स पेइंग का जो एजाज़ है उसको तस्लीम किया गया। उनके बाद जो है वो खुरेटा में मौलाना शफी जोश साहब जो हैं वो MLA गुजरे हैं, अभी ज़िंदा हैं वो, जो उलमा मशाइख की सीट पर पहले MLA बने थे 85 में। अच्छा, उनका तलब भी इस इलाके से है। उनके बेटे जो हैं इस वक्त हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं चौधरी तैयब साहब, उनका तलब भी इस इलाके से है। एक रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं गोरसी साहब, मुश्ताक गोरसी साहब, वो भी इस इलाके के हैं। उनके ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग हैं फ़कीर मोहम्मद साहब, चौधरी फ़कीर मोहम्मद साहब, जिनका तालीमी शोबे में बहुत बड़ा नाम है। खुरेटा और मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में उन्होंने तालीम आम करने के लिए, बुनियादी तालीम के फ़रोग़ के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है फ़कीर मोहम्मद साहब ने। फिर एक चौधरी अफजल साहब हैं जो रिटायर्ड चीफ हैं बरक़ियात के। मौजूदा मौसम जो हैं चौधरी नसीम साहब, उनका तलक भी इस इलाके से है। जी, तो इकबाल सिकंदर साहब के आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों में इतनी बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात हैं कि जिन्हें गिनना शुरू करें तो वक्त की कमी के बायस सबका जिक्र शायद ना हो सके। आपकी तरफ आऊँगी सर। ये जो अनफॉर्चुनेटली बशीर गोरसी साहब की पुंछ डिवीज़न में से डेथ हो गई, वो उम्मीदवार थे पुंछ 2 के। अब इसके लिए क्या सूरत हाल होगी? क्या इलेक्शन मुअख्खर होंगे या कवरिंग कैंडिडेट होंगे, किस तरह? एक तो बड़ा अफसोस हुआ, उनकी अचानक डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत अता फरमाए और उनके वालिदैन को सब्र दे। बिल्कुल। उसमें ये होता है कि अभी इलेक्शन में तकरीबन हमारा 1 महीना का तकरीबन बाकी है, तो उसमें अभी हमने दोबारा आज ही नोटिफाई किया है, दोबारा शेड्यूल किया है, जो कागजात नामजदगी के लिए दोबारा रीशेड्यूल किया है, और 3 तारीख तक हम अब जो शेड्यूल नया जारी कर रहे हैं। अच्छा। उसमें दोबारा आ जाएंगे कागजात नामजदगी लोग जमा करा सकेंगे। ये उस खास मखसूस हल्के के लिए होगा। ये उस खास मखसूस हल्के के लिए। और इसमें ऐसे भी हम ये कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी दर्ज अपने दाखिल करवा चुके हैं, तो वो उनको शायद ज़रूरत ना पड़े, जो नया फ्रेश इसमें आ सकता है, तो ये फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, तो वो फिर साथ ही इलेक्शन जो है वो तो अपने टाइम पे ही होगा। बशीर गोरसी साहब बहुत एक्टिवली अपनी कैंपेन कर रहे थे और सोशल मीडिया पे हम उन्हें देख रहे थे, मगर मौत का जाहिर है कि कोई वक्त उनका एक प्रोग्राम अभी आना भी था। मगर आपकी तरफ आती हूँ वापस। हम हाशमी साहब, इस हल्के की जो नुमाया इलेक्शंस में जो मार्के में शामिल लोग हैं उनके बारे में एक के बाद दीगरे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साहब इस हल्के के सबसे पहले MLA थे, 75 का इलेक्शन लड़े थे। इनका तल्लक खुरेटा वादी से नहीं था, लेकिन ये मीरपुर से आकर यहाँ से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, और इलेक्शन जीत कर फिर उन्होंने इस इलाके के मसाइल हल करने में दिलचस्पी भी ली, काम भी किया, और महाजरीन की जो आबादकारी है, महाजर कॉलोनी का कंसेप्ट उन्होंने दिया था चौधरी गुलाम अहमद रज़ा साहब ने। उनके बेटे आजकल रेड क्रिसेंट के चेयरमैन है एजाज अहमद रज़ा साहब, DGG तरक्याती इदारा मीरपुर भी रहे हैं। उनका ख़ानदान सियासी तौर पर बड़ा आज भी जो है ना वो फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। उनके बाद 85 में राजा अंसार साहब इस हल्के से मुंतखब हुए। उन्हें मुसलसल तो नहीं, लेकिन 5 बार जो है वो इस हल्के से मुंतखब होने का एजाज़ हासिल है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से 2 इलेक्शन वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से जीते,
और 3 इलेक्शन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से जीते वो। तो वो हुकूमत में वज़ीर बल्दियात भी रहे, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी रहे, वज़ीर ख़जाना भी रहे, वज़ीर कानून भी रहे। तो राजा निसार साहब ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें आज़ाद कश्मीर की इंतहाई ज़ीरक और मामला फेम और इंतहाई दयानतदार, उन 5 दफ़ा MLA रहे हैं, 25 साल उनको जो है ना वो हल्के की नुमाइंदगी का मौका मिला, लेकिन उनकी दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं है। अच्छा, और अपनी अभी वो इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, उनके बेटे जो है ना उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। राजा निसार साहब के बाद 2 दफ़ा इलेक्शन लड़े मतलूब इनकलाबी साहब। मतलूब इनकलाबी साहब जो हैं वो एक इलेक्शन हार गए थे और एक इलेक्शन जीते 2011 का। 2011 से 16 तक वो हायर एजुकेशन के वजीर रहे। एक दफ़ा इनकी भी बहुत अच्छी शोहरत है और इन पे भी करप्शन के कोई इल्जामात नहीं है। जी, इस हल्के की 2 दफ़ा नुमाइंदगी की रफ़ीक नैयर साहब ने, एक दफ़ा 90 में 9 माह के लिए और फिर 96 से 2001 तक। रफ़ीक नैयर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मरतबा उम्मीद रख रहे थे कि टिकट। तो इस हल्के की जो सियासी नुमाइंदगी है वो ज़्यादा राजा निसार साहब ने की और उसके बाद मतलूब इनकलाबी साहब ने। हालांकि राजा निसार साहब की बरादरी यहाँ पे ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है और यहाँ पे जी राजा निसार साहब जो है ना वो अपनी मोतदल शख्सियत और अपने सियासी किरदार की वजह से और लोगों के साथ अपने समाजी रवाबत की वजह से, अपने रवैये की वजह से जो है ना वो इस हल्के में आज भी अगर वो इलेक्शन लड़े तो उसको ताल मुख्तलिफ है, लेकिन वो अपनी सेहत की खराबी की वजह से उन्होंने जो है ना बरा मिला छोड़ा है। वजारत उन्होंने 5 साल बरक़ियात की चलाई है, लेकिन शुगर और दिगर बीमारी की वजह से वो अब इस काबिल नहीं रहे हैं कि वो ज़्यादा वक्त दे सकें। इसलिए अब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पार्लिमानी बोर्ड से मुस्लिम लीग नून के कि अगर मेरे बेटे को टिकट दिया जाए तो मुनासिब रहेगा। तो पार्लिमानी बोर्ड ने उनकी रिक्वेस्ट कबूल किया तो उनके बेटे को टिकट मिला है। बाकी जो उम्मीदवार है इस हल्के में इनके बेटे के अलावा वो मतलूब इनकलाबी साहब जो हैं उनका जिक्र थोड़ा सा मैं मज़ीद करना चाहता हूँ कि मतलूब इनकलाबी साहब इस हल्के से तलक नहीं रखते थे। उनका तलक जो है ना वो चुड़ई के हल्के से था। तो उन्हें उस इलाके के लोग जो हैं वो मजबूर करके दावत देकर उन्होंने उनको खैरटा लेकर गए थे। तो उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था 2006। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना एक नुकसान होगा मतलब इनकलाबी साहब के नाकाबिल तलाफी नुकसान है उसका, जो है ना वो तलाफी नहीं हो सकती क्योंकि अपने हल्के के अलावा भी उनका उनका ऐसा पूरे आज़ाद कश्मीर में था और डिस्ट्रिक्ट कोटली में तो 6 हल्कों में उनका था। क्योंकि उनके दोस्त अहबाब जो है पूरी दुनिया में आबाद है, जो उनके क्लास फेलोज, और क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से आए थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की उन्होंने, फिर कश्मीर काउंसिल में रहे और बड़ा अच्छा उनका सियासी उनका भी क्रेडिट है कि उन्होंने पार्टी बदली नहीं, कभी पार्टी नहीं उन्होंने बदली। जिस तरह उनकी हादसाती मौत के बाद जिस तरह उनकी जो दुनिया से रुखसती का जो मंजर था ना वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इतना एजाज के साथ इतने मतलब हर आशिक जो है ना वो हर आंख अशबात थी और बड़ी हर जगह अफसोस का इज़हार किया। सभी में वो बहुत और हज़ारों लोग उनके जनाजे में शरीक थे। वो जो ग्राउंड है खुरेटा श्योर का स्टेडियम जो है ना वो कभी नहीं भरा गया, सिर्फ इनके जनाजे में वो भरा गया है, बल्कि उससे बाहर भी लोग बहुत सारे मौजूद थे। तो कितना फायदा होगा वलीद मतलूब इनकलाबी साहब? इस हल्के की जो सियासत है वो ऐद मतलूब इनकलाबी से पहले और ऐद मतलूब इनकलाबी के बाद अब तकसीम हो चुकी है। आप अंदाजा करें कि मतलूब इनकलाबी साहब ने इस हल्के में आकर एक इलेक्शन हारा जरूर, लेकिन उन्होंने सियासत की नई जहतें यहाँ मुतारफ करवाई। यहाँ इन्होंने खालिस्तान जो हम दावा कर बहुत सारे प्रोग्रामों में बात करते रहे कि बरादरी और कबीलों की सियासत है, मतलूब साहब ने इस तासर की नफ़ी की। उन्होंने नज़रियाती सियासत को यहाँ पर वाण चढ़ाने की कोशिश की। बिला तखसीस उन्होंने ज़ात कबीला जमात उन्होंने लोगों के बिला तखसीस काम किए और वो ऐसी शख्सियत थे कि गुजरते हुए अगर उनका बदतरीन मुखालिफ भी सामने आता था तो गाड़ी रोक कर नीचे उतर कर उसको मिलते थे। और यही उनकी खूबी थी कि लोग उनको आज तक याद करते हैं। तो उनके बेटा तो यकीनन उसको फ़ायदा तो उनकी अच्छे कामों का मिलेगा, लेकिन खुईरटा के अंदर जो काम उन्होंने किए 5 साल वजारत के दौरान उन्होंने तालीमी इनकलाब बर्पा किया वहाँ। और आज़ाद कश्मीर की तारीख में सबसे ज़्यादा जो एडाक मुलाजमीन भर्ती हुए उस दौर में, जो पोस्टें खाली थी, जो गजटेड लोग लेक्चरर भर्ती हुए उनके दौर में ही भर्ती हुए, और एक डेडलॉक था जो उन्होंने ख़त्म किया उस दौर में। इसके अलावा कई कॉलेज दिए उन्होंने अपने हल्के में, उन्होंने जो बरसाती नाले उन पर पुल बनाए, सड़कें दी उन्होंने। ये एक तरह से नज़रअंदाज इलाका था, LOC की फायरिंग की वजह से सड़कें वगैरह मुतासर थी। तो मतलूब इनकलाबी साहब ने, चूँकि लतीफ़ अकबर साहब के साथ उनका अच्छा तल्लुक़ था, तो वो PND के और ख़जाने के वज़ीर थे, तो उनकी कुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने तमाम अपने हल्के की जितनी भी
महरूमियाँ थी, सही। एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि इनका अजाला हो जाए। सही। तो उम्मीदवारों में जो है ना हम उम्मीदवारों की तरफ हाशमी साहब आएंगे, पहले मैं सर से एक सवाल पूछ लूँ। मीर साहब आपकी तरफ आऊँगी। हम ये हमारे पास स्टूडियोज़ में साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आए और सीनियर तज्ज़ियाकार भी आते रहे और सब ने ये इस बात पर जोर दिया कि मीरपुर डिवीज़न के इलेक्शंस पाकिस्तान फ़ौज के बग़ैर अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। पिछले अरसे में आपने एक ख़त भी लिखा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कहाँ तक बात पहुँची? हम तवक्को रखें कि फ़ौज आएगी अमन अमान की सूरत हाल देखने के लिए? जी इंशाल्लाह सारी कोशिश यही है। कल भी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने आके हमें बताया कि उनकी आज मीटिंग भी किसी जगह हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो इंशाल्लाह उम्मीद है और हमारी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि फ़ौज आ जाए और ताकि मामला जो हैं वो ज़्यादा पीसफुली हों। अगरचे बाकी भी हमारी एजेंसियाँ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वो भी काम करती हैं, तो फ़ौज की वजह से ट्रेडिशनली भी और ज़्यादा पीसफुल रहता है और लोग फॉलो भी करते हैं पीस को भी और डिसिप्लिन भी फॉलो करते हैं फ़ौज की मौजूदगी में। जी, ये भी वजाहत कर दीजिए लोगों की मालूमात के लिए कि फ़ौज जो आती है तो वो अमन अमान की सूरत हाल सिर्फ देखती है या पोलिंग के नहीं, और भी? फ़ौज का पोलिंग के साथ या इलेक्शन प्रोसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फ़ौज बाहर जो है वो रहेगी, तो कार्डन करेगी, वहाँ पीसफुल माहौल देगी और उसके बाद अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है, पोलिंग स्टेशन के अंदर पाकिस्तान फ़ौज नहीं जाती। जी वो उसमें कोई नहीं, इलेक्शन का हमला होगा उसमें कोई पाकिस्तान फ़ौज भी नहीं जाएगी और कोई दूसरी एजेंसीज भी जो है ना, कोई और सिक्योरिटी एजेंसीज भी पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं आती हैं। उसमें तो फ्री आप जो है ना लोगों को छोड़ेंगे जो अपना राइट ऑफ फ्रेंचाइज जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। जी बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने जिक्र किया कि क्योंकि पंजाब बहुत करीब होता है, बॉर्डर उसका लगता है, तो वहाँ से बाज़ औक़ात लोग जराइम पेशा अफराद भी मौके का फ़ायदा उठा के ज़ाती दुश्मनियाँ निकालने के लिए भी ये मौके इस्तेमाल करते हैं। जी ठीक। आपकी तरफ आती हूँ हाशमी साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन में जो है ना राजा निसार साहब इस हल्के के जो है ना सिटिंग एमएलए थे, जो अब सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं। अब उनकी जगह उनका बेटा नुमाइंदा है और उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है ना वो मोहम्मद मसरूर इनकलाबी साहब का बेटा है और तीसरा उम्मीदवार जो है वो अंसर अब्दाली साहब। ये तीनों नए उम्मीदवार हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। उम्मीदवार हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। बात है ये भी एक मुख्तलिफ बात है कि वाहिद हल्का हमने देखा है मीरपुर डिवीजन का जिसमें आपने बताया कि बरादरियों और धड़ेबंदियों की सियासत नहीं है। ये मतलूब इनकलाबी साहब के आने के बाद जो है ना ये तासर खत्म हुआ, इससे पहले यहाँ बरादरियों का तासर था पहले। तो वैसे भी इस हल्के में जो है ना बरादरियों का तनासब जो है ना वो कुछ इस तरह से है कि गुजर बरादरी जो है वो अक्सरियत में है और उसके बाद राजपूत और जाट बरादरी है और इस हल्के में छोटे कबाइल बहुत ज़्यादा तादाद में आबाद हैं जिनका वोट बैंक 2000, 4000, 6000 इस तरह के तादाद में बेशुमार लोग हैं। वही इंतखाबी नतीजे पर असरअंदाज होते हैं और मतलूब इनकलाबी साहब की कामयाबी की बुनियादी वजह भी यही थी कि छोटे कबाइल ने उनको अपना लीडर तस्लीम किया था। बड़े कबाइल में वो गुजर कबीले से तरह रखते थे लेकिन गुजर उनके साथ नहीं थे अक्सरियत में, उन्हें जाट कबीला और राजपूत कबीला की हमायत हासिल थी। और एक और बात मैं इसका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि मतलूब इनकलाबी साहब जब फोत हुए, जब उनकी तदफीन हो रही थी तो 2 कारकुन उनकी तदफीन के दौरान जो है वो हार्ट अटैक से फोत हो गए। तो जब कोई बंदा मरता है तो उसके साथ मोहब्बत और अकीदत का इजहार जो है ना, किसी के साथ मरने वाले के साथ कोई मरा नहीं जाता, ना कोई मरा है आज दिन तक, लेकिन उनके कारकुनों ने, जानसार साथियों ने जान देकर साबित किया कि वो उनके साथ कितनी मोहब्बत रखते थे। इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पे राजा अयाज अहमद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, आपकी तरफ से हल्के के लोगों के लिए क्या पैगाम है? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो तामीर और तरक्की का सिलसिला है, मेरिट की बहाली या ये मामला इसी तरह चलते रहें और आपका मुल्क तरक्की करता रहे, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को एक दफ़ा फिर कामयाब बनाएं ताकि ये जो तामीर और तरक्की का सिलसिला ये जारी रह सके। आपका सही वोट सही जगह अगर डाला जाएगा तो वो आपके मुस्तकबिल का तयन करेगा। किसी भी ऐसी जमात को वोट ना दें जो दावे तो बड़ी करती है लेकिन उन दावों पर कायम नहीं रह सकती। और इसकी मिसाल जो है वो आप पाकिस्तान में भी जो मौजूदा हुकूमत है उसे देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दुरुस्त फैसला करें और अपने मुस्तकबिल को जो है वो महफूज बनाएं और रोशन बनाएं।
बहुत शुक्रिया आपका राजा साहब। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि हम बाकी तमाम लोगों से भी रब्ता कर सकें। सुबह तक लोग हमारे राब्ते में थे, बाकी उम्मीदवारान, लेकिन शायद वो अपने हलकों में जा चुके हैं। हमारी टीम कोशिश के बावजूद किसी और से रब्ता नहीं कर सकी है। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, आपका मीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए इतनी मसरूफियत के बावजूद। जावेद हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप मुसलसल मीरपुर डिवीज़न के तमाम तज्ज़ियों में हमारे साथ शामिल रहे। आपकी वजह से हमारे नाज़रीन की मालूमात में हल्के के हवाले से, डिवीज़न के हवाले से बहुत सारा इजाफ़ा हुआ। हम आप दोनों के शुक्रगुज़ार हैं। उम्मीद करते हैं कि दोबारा किसी प्रोग्राम में आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। नाज़रीन, हम मीरपुर डिवीज़न को जल्दी समाप्त भी कर देते हैं। आज मीरपुर डिवीज़न का आखिरी हल्का था, जिसका मतलब कि 13 इंतखाबी हल्का जात आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी में से मीरपुर डिवीज़न में हैं, जिनमें से 3 भिंबर में 3 इंतखाबी हल्का जात हैं, मीरपुर का जो ज़िला है उसमें 4 इंतखाबी हल्का जात हैं और कोटली में 6 इंतखाबी हल्का जात हैं। हमने देखा कि मीरपुर डिवीज़न में ओवरऑल नज़रियाती सियासत की काफ़ी फुकदान है। इशूज़ के बजाय बरादरियों और धड़ेबंदियों की सियासत है। तकरीबन तमाम नुमायाँ पार्टीज़ के तकरीबन तमाम नुमायाँ उम्मीदवार सवाए जमात इस्लामी के लोगों के और मलिक नवाज़ साहब जो राजमहल से इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उनके अलावा हर एक उम्मीदवार ही कभी ना कभी पार्टी तब्दील कर चुका है अनफॉर्चुनेटली। फिर हमने ये देखा कि जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि साबिक इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो सीनियर तज्ज़ियाकार यहाँ पे आते रहे, सब ने कहा कि मीरपुर डिवीज़न में अमन व अमान की सूरत हाल काबू से बाहर जा सकती है और उसके लिए पाक फ़ौज की मदद की ज़रूरत रहती है। ओवरऑल इस हल्के में हमने इस डिवीज़न में देखा कि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की पोजीशन ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छी है। मुस्लिम लीग नून तकरीबन 3 नशिस्तों पर बहुत अच्छे मुकाबले में है। इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 3 नशिस्तों पर अच्छे मुकाबले में है और एक जो सीट है उस पर इनकी वाज़ेह सबकत नज़र आती है, राजमहल वाली सीट। इसी तरह हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 हलकों में सबकत लिए हुए है और बहुत अच्छा मुकाबला करेगी। मीरपुर डिवीज़न से एक ख़ास बात जो मेरे अपने दिलचस्पी की है वो ये कि कभी कोई ख़ातून उम्मीदवारा इलेक्शन लड़कर असेंबली तक नहीं पहुंच सकी, कानून साज असेंबली तक। अलबत्ता 2011 में चौधरी रुखसार साहब की नाअहली के बाद उनकी जो अहलिया थी अवीना रुखसार, उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो रनर अप रहीं, बहुत अच्छा मुकाबला किया। इस मरतबा कुछ इक्का दुक्का ख़वातीन आज़ाद इलेक्शन लड़ रही हैं, मगर किसी नुमायाँ पार्टी की तरफ से कोई नुमायाँ ख़ातून उम्मीदवारा सामने नहीं आई। ये हमारा मीरपुर डिवीज़न के बारे में इंतखाबी तज्ज़िया था। इलेक्शंस करीब आएंगे, इलेक्शन का प्रोसेस होगा तो देखेंगे हमारा तज्ज़िया किस हद तक ठीक रहा। आपके ख्याल से हमारा तज्ज़िया कैसा है, ये आप हमें ज़रूर हमारे फेसबुक पेज पे बताइएगा, इनबॉक्स करिएगा, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। कल से इंशाअल्लाह हम पुंछ डिवीज़न के हल्का जात का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।